खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। इलेक्शन में 10 दिन रह गए हैं और तमाम सियासी जमातों ने अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है। दो बड़ी सियासी जमातें जो इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने माजरत के साथ जिस मंशूर का ऐलान किया है उसके बारे में वो तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगरचे सियासी जमातें अपने मंशूर को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और बहुत खूबसूरत बना के तो पेश करती हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो उस पर अमल दरामद करने के लिए कोई उनके पास मैकेनिज्म नहीं होता, या जो वादे उन्होंने इलेक्शन से पहले किए होते हैं वो पूरे नहीं होते। ये कंसर्न है। माजी में ये सूरत हाल रही है इस मुल्क में कि सियासी जमातों ने अपने मंशूर पर उस तरीके से अमल नहीं किया जैसे करना चाहिए था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर बात करें तो हमेशा से उनका फोकस हमने जो देखा वो ये रहा कि मुल्क में मुआशी तरक्की हो, सड़कों का जाल बिछाया, या जो आपकी सनती तरक्की है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 2008 में इक़्तिदार में आई तो उन्होंने जो आइनी इस्लाहात का एक बहुत बड़ा पैकेज दिया जिसको हम 18वीं तरमीम के नाम से जानते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो दुरुस्त नहीं थी या जिनको वो समझते थे दुरुस्त नहीं है उनको ठीक किया गया, अगरचे फिर भी कुछ कमी बाकी रह गई। तो एक तरफ तो सिस्टम्स को ठीक करना है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकली कुछ करके भी दिखाना है। ये दो बुनियादी बातें दोनों जमातों के मंशूर में हमें नज़र आती हैं। अगरचे बड़े दावे किए गए हैं तो उस पर ज़रा गुफ्तगू आज करेंगे कि ये कितने प्रैक्टिकल हैं, और जो इंतखाबी नारे हैं कि क्या वो हकीकत में तब्दील हो भी सकते हैं या नहीं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें अनवर रज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुमेरा गुल साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। अनवर रज़ा साहब, आपसे शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ ने थोड़ा टाइम लगाया और तकरीबन 32-35 दिन इरफान सिद्दीकी साहब की सदारत में कमेटी ने काम किया, लेकिन एक अच्छी बात इसमें उन्होंने जो थोड़ी सी मुख्तलिफ बात नज़र आई है वो ये है कि उन्होंने एक अमल दरामदी कमेटी बना दी, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी कि वो जो इस चीज़ को देखेगी, मॉनिटर करेगी कि अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो उनके मंशूर पर अमल हो रहा है या नहीं। तो आपके ख्याल में बेहतर होगा माजी की निस्बत अमल दरामद? एक तो मुझे इजाज़त दीजिएगा शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ बड़े अच्छे मंशूर बना दिए जाते हैं और उन पर अमल दरामद नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ अमल दरामद कमेटी, जिस तरह कमेटियाँ, उन पर गौर नहीं किया जाता। मंशूर सिर्फ इलेक्शन की हद तक होता है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर आप अपने मंशूर को भूल जाते हैं। ये अच्छा साइन है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि उनकी हर 3 माह बाद रिव्यू किया जाएगा कि क्या मंशूर के उन नुकात पर अमल दरामद किया गया है कि नहीं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो मौजूदा सियासी हालात है उनको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया है, क्योंकि शहजाद अगर आप जलसे देखें पोलिटिकल पार्टी में, जब इंतखाबात में इतना कम वक्त रहता है तो आपने देखा शहरों देहातों में गहमा गहमी होती है। इस मरतबा वैसी गहमा गहमी और वो माहौल हमने नहीं देखा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका सियासी अदम इस्तेकाम और आपके वोटर्स पर इन सियासी जमातों का अदम तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि सियासी जमातों पर जो वोटर्स का अदम तहफ़्फ़ुज़ है वो क्यों है? क्योंकि माजी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो गवर्नमेंट थी वो अपने वादे पूरे नहीं करती रही। इस वजह से दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए आपको मंशूर के साथ साथ ये मैकेनिज्म देना चाहिए था कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात जब हुकूमत में आएगी तो पहले 90 डेज़ में ये करेगी अपनी आवाम के लिए और अपने मंशूर पर अमल दरामद के लिए। आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई कमेटी बनानी चाहिए थी, कोई काम बताना चाहिए था, कोई करना चाहिए था। ये मंशूर तो देखे ना, मुझे लगता है कि कापी पेस्ट है, जो 2018 में था, जो उससे पहले था, उसी तरह का मिलता जुलता, सिर्फ आपने उसको आईनी इस्लाहात कर दी, तालीम कर दिया। लेकिन शहजाद देखना 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, उनको आपने स्कूल के अंदर कैसे लाना, तालीम कैसे देनी है, इसका मैकेनिज्म होना चाहिए था। और बड़ी बात, आवाम को जो महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत का सामना है, इसके लिए आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी उसका प्लान देना चाहिए था। देखिए, और सबसे बड़ी बात, इस मुल्क के लिए अगर आप सिंसियर हैं तो इस माशी गर्दाब से मुल्क को निकालने के लिए आपके पास कौन सी माशी टीम है और माशी टीम का एजेंडा क्या है। वैसे तो ये चीजें आवाम को देनी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा की तरह एज यूजुअल आपने मंशूर दे दिया, और मंशूर पर अमल दरामद कौन करता है, कौन जिए तेरी जुल्फ के सरों तक। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, पहले तो एक जनरल सवाल है और मिस सुमेरा आपसे भी ये सवाल मैं करूंगा। अमल दरामद ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों का कि सियासी जमातें बहुत अच्छा मंशूर पेश करती हैं, बड़े उसमें ज़बरदस्त बातें की जाती हैं कि हम ये करेंगे, नौकरियां देंगे, मुआशी तरक्की बेहतर करेंगे, इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे, सियासी कानूनी इस्लाहात लेके आएंगे, लेकिन अमल दरामद जो है वो नहीं होता, शायद 10-15% भी नहीं होता। ये अगर रिपोर्ट्स भी देखें उन इदारों की जो इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। झगड़ा साहब, पहले आपसे, ये अमल दरामद क्यों नहीं हुआ और इस दफ़ा क्या फ़र्क होगा? लेकिन जी इससे पहले कि मैं उन चीज़ों पर जाऊँ, ये कहूँ, आपको हमेशा कहता हूँ कि जी हमारी जो इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है वो आपकी माशी जो
सूरत हाल है, इसको दुरुस्त करना है। जब तक हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, तमाम मसले जो हैं ये रिपीट होते रहेंगे। और हमने अल्लाह के करम से नून जब भी आई है, देखें जब भी आई है तो ये आवाज था कि बस ही मुल्क तो डिफॉल्ट हो रहा है। हमेशा अल्लाह की करम से ये एडमिटेड फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। तो इस दफा भी मैं ये आपको बताऊं कि देखें हमारा मंशूर जो है, हमने खुद भी ये एडमिट किया कि ये जो मंशूर कमेटी बनाने का मकसद यही था। इस दफा मियां नवाज शरीफ ने हर एक चीज में ये इंश्योर किया है कि वो जो बात कर रहे हैं उस पर अमल दरामद होगा और उसको बाकायदा उसका फॉलो अप होगा। जिस तरह हमने ये जो कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज किए और उस पर इतना टाइम लगा और ये मंशूर जो लेट हुआ, तो ये सारी चीजें ये हैं कि मियां नवाज शरीफ ने इस दफा हर एक चीज को बड़ा थ्रेडबेयर डिस्कस करके फॉर्मलाइज करके उसको फाइनल शेप देकर उसके बाद उसको लाया। ये नहीं कि बस ये आवाज कर दो कि हम ये करेंगे और हम वो करेंगे और हमारे मंशूर भी है और वो है, नहीं। इसमें हम अल्लाह के करम से ज्यादा जोर मईशत पर है, एजुकेशन पर है। अच्छा, उस पर बात करते हैं। मैं सिर्फ पहले जानना चाह रहा था कि अमल दरामद क्यों नहीं होता और इस दफा क्या फर्क होगा। यही सवाल आपसे अगर मैं करूं मिस्टर मेहरा के अमल दरामद क्यों नहीं होता और इस दफा अगर आप इक्तदार में आ गए तो क्या गारंटी है कि मंशूर पर मनवन अमल दरामद करेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ पीटीवी न्यूज का, आपने मुझे मौका दिया। और दूसरी बात जो आपने पहले भी सवाल किया माशी इस्तेकाम का और माशी तरक्की का, जब तक किसी मुल्क के अवाम खुशहाल नहीं होते तो मैं उसको माशी तरक्की नहीं कहती। और अवाम की खुशहाली माशी तरक्की जो हमेशा पीपल्स पार्टी के दौर में होती है, नौकरी हमेशा पीपल्स पार्टी देती है। नून लीग शायद बिजनेसमैनों के लिए कुछ सोचती हो, लेकिन अवाम की तरक्की माशी तरक्की का सेहरा ये पीपल्स पार्टी के तरी सच्चा है। और इसी बिना पर यूसुफ रजा गिलानी साहब को, खुर्शीद साहब को नौकरियां देने पे सजाएं मिलती हैं। हमारा मंशूर जो अभी है वो वाकई अवामी मंशूर है, 10 नुकाती एजेंडा है। उसमें आपको जो वाजिया इम्प्लीमेंटेशन सिंध में पहले से प्रैक्टिकल में होती हुई नजर आ रही है, ये कोई नया नहीं है। रोटी कपड़ा मकान का जो नारा है उसी को जदीद स्टाइल में जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने अपने जो आज का दौर है उसके मुताबिक किया है कि हम लोगों को लाखों घर बना के देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, बेनजीर कम सपोर्ट प्रोग्राम की होगी। बात कर लेते हैं मिस सुमेरा कि अमल दरामद होता नहीं नजर आया माजी में। मैं ये कह रही हूँ कि नया ऐलान नहीं है, नया मंशूर नहीं है। 300 यूनिट तक ऑलरेडी सोलर सिस्टम फ्री मिल रहा है सिंध में और आगे भी मिलेगा, पंजाब में भी मिलेगा। आज भी आपके गंबड़ इंस्टीट्यूट में SIUT में किडनी का, आपके हार्ट का, आपके जिगर का, लीवर का ट्रांसप्लांट मुफ्त हो रहा है। मुझे एक बता दें आप, कोई पंजाब में कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसे मुल्क में KP में हमारे ऐसे में मुल्क के जहां कोई जमात कर रही हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में पहले से चीजें कर रही है। ठीक, चलें, मतलब आप लोग ये चीजें टेस्ट कर चुके हैं, आपका कहना है ये अपने सूबे में। मैं वापस आता हूं अनवर रजा साहब। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो एक स्लोगन के साथ आई है कि मुल्क को नवाज दो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर का स्लोगन है वो चुनो नई सोच। अब ये दो चीजें हैं कि एक तरफ अगर नून लीग जीती है और मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं तो वो 3 दफा उनको टेस्ट किया हुआ है, वो तजर्बाकार हैं, चीजों को समझते हैं। दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी जीती और बिलावल भुट्टो साहब आते हैं सो उनका वजीर आजम का तो तजर्बा नहीं है, लेकिन वैसे तजर्बाकार यकीनन है। सवाल ये कि वो नए हैं और नई सोच के साथ वो दावा करते हैं हम आ रहे हैं, और दूसरी जानिब एक तजर्बाकार शख्स है जो पहले भी मुल्क को जो है सर्व कर चुका है। आपके ख्याल में बात कहाँ जाएगी? देखिए शहजाद, इस मरतबा मैं समझता हूँ कि आप 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया तो आपने इस खित्ते में स्टेटमेंट के तौर पर सामने आना है। तो स्टेटमेंट्स के तौर पर जब आप सामने आएंगे तो आपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है, अपनी ज़ात को, अपनी सियासी जमात को पीछे रखकर। वो कैसे किया जा सकता है? चूँकि आपको 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहने का एक तजर्बा है, आपके पास टीम भी है और आप इस मुल्क को इस गिरदाब से निकालने का दावा करते हैं, तो आपको फिर प्रैक्टिकल करना होगा। उसके साथ साथ क्या होता है कि आपको सियासी इंतकाम के बजाय मुल्क की बका के लिए, तरक्की के लिए इदारों के साथ मिलकर काम करना है। एक बात बड़ी सख्त लगेगी शायद झगड़ा साहब को कि नवाज शरीफ साहब के बारे में ये एक तासुर है, अवाम
पब्लिकली ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब हमेशा जब इक़्तिदार में आते हैं तो सिविल सुपरमेसी की बात करके उन इदारों के साथ कि जिनके साथ आपको मिलकर चलना है उनके साथ महाज़ाई करते हैं और हुकूमत गवा बैठते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बिलावल भुट्टो की बात की, देखिए अब तक जो वो पॉलिटिकली मूव कर रहे हैं पंजाब के अंदर वो बड़ी सक्सेसफुल जा रही है। वो अपने सियासी हरीफ के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं और उनको बैकफुट पर रखा है। अच्छा, शायद नून लीग इसलिए उसका जवाब नहीं देती, उन्हें पता है कि हवा का रुख शायद हमारी तरफ है, इसलिए हमें खामोशी से अपना काम करने की जरूरत है। लेकिन आप अगर देखें तो पॉलिटिकली जो स्पेस है उसको ग्रैब करने की बिलावल भुट्टो कोशिश कर रहे हैं पंजाब के अंदर। सिंध में तो उनके लिए हालात बड़े अच्छे हैं। हाँ, अगर आप जो इंप्लीमेंटेशन की बात करें, देखें शहजाद दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत मौका मिला, अवाम ने बड़े चांस दिए। उस वक्त आपने अपने दौरे इक़्तिदार में जो काम किए अपनी जगह पर, लेकिन अब आवाम आपसे ये पूछते हैं कि अब आपने मुल्क की जो मौजूदा सूरत है उसको निकालने के लिए आपके पास माशी एजेंडा क्या है, पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, आपने अमल दरामद कैसे करना है, आपकी टीम क्या है, आप वो आवाम को बताइए। वो कोई बताने को तैयार नहीं। ये बातें तो वो हैं जो पॉलिटिकली आप मेरे और मैं आपके खिलाफ करता हूँ। इस वक्त इसलिए ज़रूरी है कि आपने इलेक्शन की तरफ जाना है और आपने पार्लिमानी सियासत में अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए सीटें हासिल करनी है। लिहाजा आपको आवाम को सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई ना करने की वजह क्या, आप लियाकत बाग में दोनों सियासी जमातों के जलसे देख लीजिए, वो उस तरह नहीं थे जिस तरह होने चाहिए। ये लम्हा फिक्रिया है इन सियासी जमातों के कायदीन के लिए। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, आपके जो मंशूर है उसका एक अहम नुक्ता है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनन बनाया जाएगा। ये जरा मुझे समझाइएगा, ये काम कैसे करेंगे आप? लेकिन जी, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर हम ये आज नहीं कह रहे, बल्कि ये तो मियां नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ है और उनका जो बयानिया है उसमें उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आइन और कानून में रहते हुए हम अपने इदारों को, पार्लियामेंट को, अपनी जुडिशरी को, अपनी फोर्सेस को अल्लाह के करम से टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे और उनके जो मसाइल हैं वो भी हल करेंगे और मुल्क के लिए जो कुछ उनके थ्रू होना चाहिए वो उनके जिम्मे लगाकर उनसे उसके रिजल्ट हम लेंगे। ये जो मैंने आपको कहा, कमेटी का काम यही होगा कि ये सिर्फ कमेटी पर मंशूर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। अगर माजी में देखें सो आपके मुखालफीन अक्सर आपको ये माजी में ताना देते थे कि बतौर वजीर आज़म मियाँ साहब ज़्यादा वक्त नहीं देते थे पार्लियामान को, ख़ास तौर पे सेनेट को। तो वो एक हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है कि पार्लियामेंट को अगर बालादस्त करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पार्लियामान को वक्त दिया जाए, वज़ीर आज़म अवेलेबल हो, मेंबरान के सवालों के जवाब दें। माजी में हमें ये चीज़ को ज़्यादा अच्छे तौर पर नज़र नहीं आई। देखिए जी, माजी की गलतियाँ होती हैं, ये मैं नहीं कहूँगा। आप जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ हो सकता है वो हो, लेकिन माजी की गलतियों से आदमी सीखता है। अगर ये चीजें हुई हैं तो क्या आप के ख्याल में इनको नोट नहीं किया गया? बाकायदा ये जो कमेटीज बैठती हैं, जो पार्लियामेंट इटसेल्फ है, ये सब जो है अपनी झगड़ा साहब आप से रब्ता झगड़ा साहब से मुंक़ता हो गया। अनवर रज़ा साहब, ये जो पार्लियामान की बालादस्ती और आर्टिकल 62-63 को असली शक्ल में लाने के लिए अदालती निज़ाम की, ये तो मतलब बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, विशिष्ट चीज़ें हैं और थोड़ी सेंसिटिव भी हैं। सो आपने भी जिक्र किया था कि वो लड़ाई हो जाती है इदारों के माबैन जब हुकूमत में आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर वो अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे तो हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए शहजाद, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो आपको आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम करने हैं उस पर आपको आवाम का एतमाद मिलना चाहिए, अपने जलसों में ये बात करनी चाहिए। दूसरी तौर पर जो बहुत ज़रूरी है कि आपने मुल्क को माशी गिरदाब से निकालने के लिए क्या करना है। IMF की किस्त जो है के सर पर आई हुई है, आपने वो कैसे पे करना है, आपने सारी चीज़ों को देखना है। इस पर आपको डिबेट करनी चाहिए थी, इस पर आपको कोई लाएमल देना चाहिए था। इदारों की इस्लाहात ठीक है, अगर तमाम इदारे अपनी हदूद क़यूद में रहकर काम करें, मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए होता क्या है, होता यह है कि जब आप लेट्स सपोज किसी से कोई कर्ज लेते हैं तो फिर आपको उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरा, अगर आप पॉलिटिकली किसी से हेल्प लेते हैं तो फिर आपको उसकी बात माननी पड़ती है। फिर आप ये नहीं कह सकते हमारे यहाँ खराबी क्या है कि मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। आप इक़्तिदार में आने से पहले तो सब कुछ ठीक लगता है आपको, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जब आपके हालात किसी भी इदारे, वो अदलिया हो, वो एस्टेब्लिशमेंट हो, जब ठीक नहीं रहते तो उसका नुकसान मुल्क को होता है। सियासी जमात को अपनी जगह पर है, हमने देखा है, लेकिन आप ये देखें 76 ईयर्स में आपका मुल्क कहाँ पर खड़ा है। तरक्की की जो मनाजिल
मंजिल आपने तय करनी थी, आपसे बाद के जो ममालिक है वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम सियासी अदम इस्तेहकाम, इदारों के दरमियान लड़ाइयों की वजह से आज इस नहज पर पहुँचे हैं कि आपके अवाम ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। देखिए ना, बिजली को ले लीजिए, गैस को ले लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा किसी एक हुकूमत का काम है, ये ग्रेजुअली चलते 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 आगे बढ़ता चला गया। आपके तालीमी निज़ाम तबाह होकर रह गया, अदालती सिस्टम तबाह होकर रह गया। जो आपका कानून है वो ताकतवर के लिए तो उसे सपोर्ट करता है, आम आदमी के लिए कानून इंप्लीमेंट हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना है, जो आपका सवाल था। हाँ देखिए, जब आप, ठीक है, आप इस्लाहात ज़रूर कीजिए इदारों में, लेकिन आप इदारों के इख्तियारात को जब कैप्चर करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर ख़राबी पैदा होती है। और ये ख़राबी के 3 दफ़ा के जो मिसालें हैं वो हमारे सामने हैं। हम हमेशा ये कहते हैं, और ये किस लिए कहते हैं, गुडविल जेस्चर के तौर पर ये बात मैं हमेशा करता हूँ कि अगर आपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है और आपने खित्ते में एक रहनुमा के तौर पर ख़ुद को उभारना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको अपनी ज़ात से और अपनी सियासी एफिलिएशन से बढ़कर सोचने की ज़रूरत है मुल्क के लिए। देखिए शहजाद, जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे तो फिर आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, कहीं पे आपको झुकना पड़ेगा, कहीं पे आपको अपने फैसले इंप्लीमेंट करवाने के लिए सख्त बात भी करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपने जो कह दिया वो हतमी है। आपको मुल्क के लिए, अपनी जात के लिए नहीं, मुल्क के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया चौथी मरतबा, तो फिर आपको अपनी जात से बालातर होकर मुल्क की वक़ा के लिए सोचने की जरूरत है और इदारों के दरमियान हम आहंगी पैदा करनी है। वेरी राइट। सुमेरा गुल साहिबा, आप जो पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर पेश किया है उसमें बड़ा जामे और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं बताए हैं कि आप क्या करेंगे, सोलर से लेके गरीब हारियों को कैसे डील करेंगे, तालीमी इदारों में, सेहत के इदारों में कैसे काम होगा। लेकिन सवाल ये कि ये तो एक हुकूमत का काम है जिसने अपना लाहे अमल देना है, सियासी जमातें एक विजन देती हैं। तो आपके ख्याल में ये जो पीपल्स पार्टी का विजन है उसमें ये चीज़ें इनाफ हैं, काफ़ी हैं, क्योंकि बहुत कुछ कहने और करने की ज़रूरत है? देखें, जो सबसे बड़ी बात है, माशी इस्तेकाम की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी का जो फर्स्ट एजेंडा है तनख्वाहों को डबल करना है। आपका जो मेन इशू है आपका माशी इस्तेकाम की बात है कि गरीब आदमी की तनख्वाह आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में बढ़ी थी, फिर आज तक नहीं बढ़ी। ठीक है, अभी हम उसको 100% बढ़ाएंगे, हमारा पहला एजेंडा है। तो इससे बढ़ के आप माशी इस्तेकाम क्या कर सकते हैं? मैंने पहले आपकी बात का जवाब देना था कि मुल्क को तो डिफॉल्ट होने से आपने बचा लिया है जफर इकबाल झगड़ा साहब, लेकिन हमारी आवाम डिफॉल्ट हो चुकी है और आज हमारा मुल्क दोराहे पे खड़ा है। 4 रुपए की रोटी छोड़ के गए थे आप लोग, कहते हैं दूसरे भाई ने आके 25 रुपए की कर दिए। अभी ये जो 16 महीने का महंगाई का दौर गुजरा है उसमें आवाम पे जो महंगाई के पार टूटे हैं, फूल का आज। लेकिन उसमें सुमेरा गुल साहिबा, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, उस महंगाई के दौर में आप खुद भी तो हिस्सेदार थे। जी, आपके वजीर खजाना कौन थे? आज आप मंशूर देखें, आज जो मंशूर है आप उसको देखें कि जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर इसाक जफर साहब का मैंने पढ़ा है कि जी हम तमाम इदारे प्राइवेटाइज, इसाकदार साहब का, कि हम इदारे को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। इस दिस माशी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आप इसको माशी इस्तेकाम कहते हैं? नो। बिलावल भुट्टो का जो मंशूर है वो बहुत सिंपल है, आपकी क्वालिटी एजुकेशन है, आपकी क्वालिटी हेल्थ है, 300 यूनिट आप अपने को फ्री देने जा रहे हैं, सोलर सिस्टम में आपके लाखों घर हैं। और मेरे ख्याल में हम जामिया मंशूर लेके 10 वकाती एजेंडा, बाकी जो भुट्टो साहब का मंशूर है वही बिलावल का चेयरमैन साहब आगे। मैं वापस आता हूं, हमारे साथ रहिएगा। झगड़ा साहब, अभी पार्लियामान की बालादस्ती पे आपसे सवाल किया था, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी अहम बात है, आपने आर्टिकल 62-63 को लिखा है कि अपनी असल शक्ल में वापस लाया जाएगा। वो असल शक्ल कौन सी है? देखें जी, असल शक्ल तो आइन में आप देख लें, ये तो जो एक अमेंडमेंट हुई थी बड़ी वाज़ेह बात है, उस पर तमाम पार्टीज ने एग्री करके 18th अमेंडमेंट में जो तब्दीलियां आई थी वो चीज़ हुई थी। लेकिन वो उसमें देखें तमाम जमातें शामिल थी और उन्होंने ये मिलकर किया था। भी हम कहते हैं कि उसको ओरिजिनल शेप में लाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होगी वो करनी होगी। ये नहीं कि बस जो कुछ पार्लियामेंट ने पहले किया है उस पे हम लकीर नहीं, असल शक्ल पे मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। देखें, एक तो 1973 का आइन जब मंजूर हुआ, उसके बाद जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में तरामीम हुई और उसमें 62-63 में भी तरामीम हुई। सो आप जनरल ज़िया-उल-हक के दौर की जो तरामीम थी उससे पहले की शक्ल बहाल करना चाह रहे हैं 62-63 की? नहीं, ये देखिए ना, मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि हम देखेंगे कि इस वक्त की जरूरत क्या है, उसके मुताबिक जो चीजें हुई हैं और सर वही तो जानना चाह रहा हूँ, वो क्या जरूरत है और आप कहना क्या चाह रहे हैं इस शेक में, इस लाइन में? मैं यही कहता हूँ दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड
रिक्वायरमेंट की तो देखे ना, जब मैंने आपको कहा कि हम इस दफा ये चाहते हैं कि जो भी चीज हो उसको प्रॉपरली किया जाए और देख के किया जाए। ये नहीं कि हम अभी से कह दें कि हमने ये करना है वो करना है, होगा ये तो सब कहते हैं। मैं भी कहता हूँ, दूसरी जमातें भी कह रही हैं हमने ये करना है वो करना है वो करना है। नो, मियां नवाज शरीफ सेज डोंट से दिस, इम्प्लीमेंट समथिंग एंड शो इट टू द नेशन एंड द पीपल। अच्छा चलें, इस एक और सवाल कर लेता हूं, फिर आगे अनवर रजा साहब के पास। आपने लिखा जी नैब का खात्मा किया जाएगा। अब आपके ख्याल में नैब जो है वो इदारा बुरा है या उसको गलत या बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया? मैं समझता हूँ कि इदारे को तो मैं बुरा नहीं कहूँगा, इदारे अपनी जगह होते हैं, लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो इदारे बुरे नहीं होते। इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो रनिंग है उसको देखना पड़ता है कि उसको मकसद के लिए बनाया गया है, उसी मकसद के लिए अब इस्तेमाल किया जाए, ना कि हम जाती। नहीं, लेकिन सवाल ये ना कि अगर नैब का इदारा बनाया गया और उसके पीछे अगर ये मकसद था कि एहतसाब के निज़ाम को बेहतर किया जाए, अब बदकिस्मती से अगर वो माजी में सही तौर पर काम नहीं किया या गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, कल कला को अगर पुलिस या FIA गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो क्या आप उसको भी मंशूर में डालेंगे, खत्म कर दिया जाए? नहीं, मैंने तो अभी भी आपको कहा कि नैब को तो आप तो मंशूर कह रहे हैं सर, ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं मंशूर की बात कर रहा हूँ। नहीं, मंशूर में देखे ना, मैंने आपको कहा कि मंशूर में जो भी हम लेकर आए हैं इस मकसद के लिए लेकर आए हैं कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए। उसके लिए कुछ अगर चीजें करनी जरूरी हुई, जो आप कह रहे हैं कि ओरिजिनल फॉर्म में जाना पड़ गया और कोई एक आध को बदलनी पड़ी और वो जरूरत वक्त की जरूरत हुई तो जरूर करेंगे। लेकिन देखिए आइन आइन है, आइन के साथ हम कुछ मजाक या खेल नहीं करेंगे। ये आइन जो है ये ऐसे तो नहीं कि हम कह देंगे और ये हो जाएगा। ये सब हर एक चीज जो है पार्लियामेंट है और भी है, सही है वो सब इसको फोर्स ही करेंगी। वेरी राइट। अनवर रजा साहब, अभी जो एक तो बात हो गई ना कि एक ऐसी बात सियासी जमात ने की कि जो बहुत मुश्किल हो उसको अमल दरामद करना, उसमें से ये बातें भी हैं कि अगर कोई सियासी जमात कहती है जी हम 62-63 में इस्लाहत लाएंगे, नैब के इदारे को जो हम ख़त्म करेंगे या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए उन्होंने अददी अक्सरियत भी चाहिए पार्लियामान में। इट मीन्स को पहले से उन्होंने ज़्यूम किया कि हमें 2/3 मिल जाएगी और उस पर चले जाएंगे। तो क्या ऐसी बातें जो हैं ये मुताबिकत नहीं रखनी चाहिए कि क्या पीपल्स पार्टी भी यही चाह रही है, दीगर सियासी जमातें चाह रही हैं, ताकि वाकई इस पे अमल दरामद जो है वो हो पाए, वरना अकेली एक जमात कैसे कर सकेगी? देखिए शहजाद, आपकी बात ये दुरुस्त है कि अगर आपने कोई आईनी अमेंडमेंट करनी है तो आपको 2/3 अक्सरियत होगी। तो आपने अगर खुद से अज्यूम कर लिया है तो फिर आपको वो मंशूर देना चाहिए था कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ मैच कर रहा हो। अच्छा, अब आपने इदारों के इस तरह देखिए ना, नैब, FIA, एंटी करप्शन और पुलिस, क्या इसमें सियासी असर रसूख नहीं है, पोलिटिसाइज नहीं हुए? आपको इदारों को बंद करने बजाय उनमें इस्लाहात लाने की ज़रूरत है, उसमें पॉलिटिकल असर रसूख को कम करने की ज़रूरत है। जब आप ये करेंगे तो मैं समझता हूँ एहतसाब का निज़ाम भी बेहतर होगा, पुलिस भी बेहतर होगी और बाकी सिस्टम भी आपका दुरुस्त होगा। अब आपके आगे सवाल की जानी कि अगर आपने 62-63 को दुरुस्त करना है तो फिर इसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। मुमकिन है कि जो 62-63 की तशरीह आप कर रहे हो वो मेरी नज़र में दुरुस्त ना हो, दूसरी पोलिटिकल पार्टी इसको एक्सेप्ट ना करे, ये एक लंबी डिबेट चली जाएगी। लेकिन ये इस वक्त 62-63 का मामला नहीं है। अगर आइन में कोई हुक्म है तो उसको दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने सियासी केसेस जो हैं वो वहां पर लेकर जाती हैं तो आइन की तशरीह के लिए 62-63 के लिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए। चलिए, ये इतना जरूरी नहीं है 62-63 को आपको अमेंड करना। आपको जरूरी ये है कि आपने अवाम को रिलीफ कैसे देना है, आपने माशी तौर पर मुल्क को कैसे स्ट्रांग करना है, आपने इलेक्शन तक तो चले सियासी तौर पर एक दूसरे को लफ्जी गोलाबारी जरूर करनी है, लेकिन हुकूमत में आने के बाद आपको एक नेशनल डायलॉग आपने करना है और आपको कौमी इश्यूज पर डिबेट करने की जरूरत है। आपको इस तरह का एजेंडा अपना लाना चाहिए था, आपको विजन देना चाहिए था। देखिए, आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको इस हवाले से बड़ी वो नाप तोल कर बात करने की जरूरत है। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने बीइंग वज़ीर ख़ारजा अच्छा परफॉर्म किया है। आपको पॉलिटिकली तो ये सूट करता है इस वक्त इंतखाबात में कि आप एक दूसरे पर तनकीद करें, लेकिन शहजाद तनकीद के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको आईनी अमेंडमेंट के बजाय वो कीजिए, जरूर कीजिए, पार्लियामान में आप लेजिस्लेटर हैं, आपका हक है, लेकिन उससे पहले आप प्रायोरिटीज तय कीजिए कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा।
खुदा ना खास्ता इंतखाबात से पहले आप एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इंतखाबात होने के बाद आप इसके नताइज को नहीं मानेंगे, तो मुझे बताइए इसका अवाम को फ़ायदा क्या होगा? आपको एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की पीपल्स पार्टी ने बड़ी एक सीधी सादी और आम फहम ज़बान में डायरेक्ट बात की और लोगों के सामने रखा जी 5 साल में आपकी तनख्वाहें डबल हो जाएंगी जो लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज कहती है जी कि हम 4 साल में महंगाई की शरह जो है वो 4 से 6% ले आएंगे, फी का आमदनी जो है वो $2000 का उन्होंने एक हदफ रखा हुआ है। यानी कि बात एक ही है कि या महंगाई कम होगी और तनख्वाह में इजाफा ना भी हो तो लोगों की ज़िंदगी या हालत ज़ात बेहतर होगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हम डबल कर देंगे तनख्वाहें। आपके ख्याल में कौन सी चीज़ जो लोगों को ज़्यादा अपील करेगी? देखिए, दोनों सियासी जमातों ने, मैंने आपको बताया कि अपने मंशूर में सिर्फ अल्फाज का इंतखाब अलग अलग किया है, अदरवाइज दोनों का ही है। देखिए ना, आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए क्या है? महंगाई को कम करना, आपको रोजगार देना, आपकी तनख्वाह में इजाफा करना, दोनों सियासी जमातें ये कह रही हैं। लेकिन जब इक़्तिदार में आती हैं उस पर कितना अमल दरामद होता है? असल सवाल तो ये है हमारा। और दूसरी बात, ठीक है, ये बुनियादी फंडामेंटल राइट है कि आपको महंगाई के हिसाब से आपकी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। लेकिन शहजाद, मैं इसके साथ साथ ये कहता हूँ कि पोलिटिकल पार्टीज का काम ये नहीं है। ये इसके साथ साथ आप आवाम को तो अट्रैक्ट कर लेंगे, वोटर्स को तो अपनी तरफ खींच लेंगे, लेकिन शहजाद आपने रोजगार के मौके पैदा करने हैं, आपने एजुकेशन को बेहतर करना है, आपने अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है, आपने दूसरे ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात बेहतर करने हैं, सिक्योरिटी को कैसे बेहतर करना है, सियासी इस्तेहकाम कैसे लेके आना है। ये इस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए तो आप ये अपने मंशूर में ले आते हैं, कुछ ना कुछ अमल दरामद भी कर लेते हैं, लेकिन उस दौरान जब आप तनख्वाहें बढ़ाते हैं महंगाई उससे ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे बताइए, तनख्वाहें बढ़ाने का फिर क्या फायदा होता है जब महंगाई उससे ज्यादा बढ़ जाती है? ये माजी में भी हमने देखा है, अब भी ऐसे ही होता आ रहा है। मिस सुमेरा गुल, आप हमारे साथ ही हैं? राब्ता शायद जी मैम, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने जो ये बात है, जैसे आपने पहले भी कहा पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी लोगों को और अब आप कहते हैं कि 5 साल में तनख्वाहें दुगनी हो जाएंगी। सो कहने को तो ये बहुत अच्छा एक बात है, बड़ा एक खूबसूरत सा जुमला है, लेकिन तनख्वाहें डबल करने के पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत और आपको पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म दरकार है। क्या हमारी मईशत इस चीज़ की इजाज़त देती है या देगी कि आप इस काबिल होंगे कि तनख्वाहें डबल कर दें? देखें, जब आप एक पार्टी की तारीख है, आशा अली जरदारी साहब के दौर में आम बेसिक सैलरी जो है 6,500 रुपये थी, हमने उस टाइम उसको 13,000 किया। ठीक है, ये तारीख गवाह है। और उसमें फिर आपका जो आलमी सतह पे आपके जो तेल की जो खरीदो फरोख्त है उसका जो रेट है वो आशा अली जरदारी साहब ने अपने प्रेसिडेंट जो में जो है उसको मेंटेन किया, जिस वजह से आपकी महंगाई कंट्रोल में हुई। जब आपका डॉलर का रेट, आपके पेट्रोल का रेट कंट्रोल में नहीं होता, महंगाई कंट्रोल नहीं होती। आलमी सतह पे बिलावल भुट्टो साहब ने वजीर खारजा के तौर पे साबित कर दिया है कि वो कितनी अच्छी उनकी इंटरनेशनल जो खारजा डीलिंग है जो दूसरे ममालिक के साथ उनकी कितनी अच्छी है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खाता है कि हमें हमेशा आलमी सतह से, चाहे वो ईरान की गैस पाइपलाइन है उसकी पैक हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे मनसूबे लेकर आती है जिससे आपका माशी काम भी नहीं होता है, आपके रोजगार के मौके भी बढ़ते हैं। आपकी गवादर कैसे बनी है, किसने बनाई है, सबको पता है। ठीक है, सिर्फ रोड बनाने से नहीं होता बल्कि उसके साथ आप दूसरे इदारों के साथ उसको लिंक भी करते हैं। और ये पीपल्स पार्टी जो है टूरिज्म सपोर्ट बनाती है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। आपकी बीबी के दौर में देखें, लेडी एजुकेशन देखें, सारे नए इदारों का क़याम होता है, ना कि आप प्राइवेटाइजेशन की बात करके आप मज़ीद इदारों को बेच के या औने पौने दामों उसको गिरवी रख के अपने मुल्क को तबाह करें। अच्छा, एक सवाल है, चंद मिनट है मेरे पास प्रोग्राम के, अनवर रज़ा साहब से भी आखिरी कमेंट। एक सवाल ये है कि अब जैसे आपने कहा मजदूर कार्ड, हारी कार्ड, नौजवानों के लिए यूथ कार्ड, वसीला तालीम, इलाज, मुफ्त इलाज, प्राइमरी स्कूल में मुफ्त तालीम दी जाएगी। सवाल ये कि ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, मतलब इसमें ऐसी नई या अनोखी बात क्या है कि जो लोग आपकी तरफ तवज्जो होंगे, मुतवज्जो होंगे और आपकी तरफ आएंगे? मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जो पहले ही कितनी ही दफ़ा प्रॉमिस की जा चुकी हैं। आपने वैसे सब सवाल किया मुझसे? जी आपसे, सुमेरा गुल साहिब आपसे किया। देखिए जी, हमारा ऑलरेडी पैकेज सिंध में चल रहा है और लाखों लोगों को सोलर सिस्टम मिल चुका है, घर मिल चुके हैं, वहाँ पे हेल्थ की और गुड क्वालिटी एजुकेशन चल रही है। हम इसको रेप्लिकेट करेंगे पूरे मुल्क में। पंजाब में, केपी में आज भी जीपी से लोग अपना लिवर ट्रांसप्लांट करने SIU जाते हैं, गंबट जाते हैं। ठीक है, हम तो पहले से कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं पंजाब में मौका दे के देखें, ये चीजें पंजाब में आएंगी। 300 यूनिट मुफ्त सिंध के लोगों को मिल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, मजदूर कार्ड शुरू हो चुका है सिंध से, नौजवान कार्ड, ये सारी तोहफे तो पीपल्स पार्टी की है। इंशाल्लाह इसमें रेप्लिकेशन होगी। और मैं एक बात करूंगी
کہ اگر آپ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا آپ نے، لیکن عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے، خدا را آئندہ آنے والے دور میں چوتھی بار اگر کسی بندے کو آپ موقع دیتے ہیں تو آپ کو پھر وہی پالیسیاں ملیں گی، وہی آپ کے جو حالات ہیں. بہتر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو نئی سوچ ہے وہ جو نیا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اچھا، لیکن آپ ایک سوال اور کرنا چاہوں گا صرف آپ سے یہاں پہ، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جس انداز سے آپ لوگ نون لیگ پہ یا میاں نواز شریف پہ یا میاں شہباز شریف پر تنقید کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اس کو اپنی طرف راغب کر لیں؟ ادروائز مطلب 16 ماہ کی حکومت آپ نے اکٹھے گزاری، اس سے پہلے آپ نے ایک حکومت اکٹھے گزاری کچھ عرصے کے لیے، ورکنگ ریلیشن شپ آپ کا ساتھ رہا، پھر آپ کہتے تھے ہم نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچا لیا، مل کے کام کیا تو کتنے بڑے کام کر دیے، آگے بھی مل کے کام کریں گے. سو آل آف اے سڈن یہ الیکشن سے پہلے ہو گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ بیک ٹو اسکوائر ون. اچھا، وزیر خزانہ ان کے تھے، مفتہ صاحب فیل ہوئے، آپ نے دوسروں کو لے آئے. بات یہ ہے کہ لیکن ذمہ داری تو میم پوری کابینہ کی ہوتی ہے. اگر وزیر خزانہ ان کے بھی تھے، آپ لوگ واک آؤٹ کر جاتے، حکومت سے چلے جاتے، آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ بیٹھے رہے اور غلط فیصلے ہوتے رہے اور آپ خاموش رہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ خارجہ کی پروگرس نکالیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی پارٹی ملک کے لیے سوچتی ہے، عوام کے لیے سوچتی ہے. آپ پروگرس نکال کے دیکھیں وزارتوں کی. اور یہ 16 مہینے کی جو مہنگائی ہے، اس سے ہم خود عوام کو جو دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے، وہ تو سمجھ ہے، پالیسی ہے، لیکن لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں ہے سلنڈر بڑھوانے کی. کس طریقے سے مسلم لیگ نون نے 16 مہینے میں عوام کا خون نہیں چھوڑا ہے؟ اب عوام نے خود فیصلہ کرنا. چلیں آپ ایک منٹ ساتھ رہی. انور رضا صاحب، ابھی یہ جو تنقید ہے ساری کی ساری پاکستان پیپلز پارٹی کی اور 16 مہینے کا جو ذکر کرتے ہیں، اس میں اگین بات ہوئے کہ آپ خود حکومت میں بیٹھے تھے، آپ اس وقت بولتے، آپ کہتے، آپ نے شاید تنقید بھی کی ہو، لیکن آپ کے پاس چانس تھا، آپ کہتے جی ہم اس کا حصہ نہیں بنتے کہ آپ جو غریب دشمن آپ حکومت بنا کے آ گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ بات نہیں کی. تو اب اس موقع پہ آ کے یہ تنقید کتنی جائز ہے؟ شہزاد اس موقع پہ یہ سوٹ کرتا تھا کہ ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں، ملک کو ڈیفالٹ ہونے کے بچانے کے لیے ہم ایک سیاسی حریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو یاد ہے یہ سلوگن ہوا کرتا تھا. اب کیوں کیا جا رہا ہے اس پہ ذرا آئیے. اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں اپنی سپیس بنانا چاہتے ہیں. وہ اینٹی مسلم لیگ نون جو ووٹ ہے، یوتھ ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، جس میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، وہ ان کو اٹریکٹ کر کے ان کا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور مسلم لیگ نون کیوں نہیں بولی پہلے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہوا ہمارے ساتھ ہے اور ہم اپنی جو پارلیمانی نشستیں ہیں وہ حاصل کریں گے اور ہم اقتدار بنانے کے قابل ہو جائیں گے. انہوں نے بولنا کیوں ضروری سمجھا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے اس بیانیوں کو عوام میں وہ لے کر بڑھ رہے ہیں اور اس کا ان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، پھر انہوں نے اس کا جواب دینا میرا خیال ہے کہ شروع کیا، اس لیے تاکہ وہ بھی اس کو کاؤنٹر کر سکیں اور وہ بھی اٹریکٹ کر سکیں جو نوجوان ووٹر ہے ان کو اپنی طرف. یہ کچھ ہو رہا ہے. سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو سٹرانگ کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے وقت کے مطابق فیصلے کرتی ہیں. اس کی واضح مثال 16 ماہ کی حکومت میں پیپلز پارٹی بیٹھتی، چھوڑ دیتی، فیصلوں پر اختلاف کرتی، پبلکلی عوام کو بتاتی، ہمیشہ وہ عوام میں آ کے بات کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کی اور سارا الزام ان کے سر دھر دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر یہ سارے برابر کے قصوروار ہیں. نون پیپلز پارٹی جو 16 ماہ کی حکومت میں شامل تھے، اب چونکہ ایک آپ کو پتہ ہے انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جو سیاسی مخالف جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے پر الزامات اس لیے لگا رہی ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ یوتھ کو اٹریکٹ کر سکیں اور ہم پارلیمانی جو سیاست ہے اس میں اپنی ایک میجر پوزیشن حاصل کر سکیں. ایک سوال آخری میں ضرور کرنا چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ خود بھی سینئر صحافی ہیں. ابھی سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا تحریک انصاف کی انتخابی نشان کے حوالے سے، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک انتہائی بدتمیز زانہ قسم کی جو ہے ایک مہم شروع ہو گئی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف، ججز کے خلاف، نہ جانے کیا کیا باتیں کی، ان کو ہم دہرا نہیں سکتے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے یہ پابند کیا اداروں کو، جی آپ نے کسی صحافی کو ہراساں نہیں کرنا، اور اگر صحافی ہمارا مذاق بھی اڑاتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہت بڑی بات ہے ان کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات نے یہ بات کی کہ 32 صحافیوں سمیت 110، یعنی اس میں یوٹیوبرز بھی شامل ہیں، ان کو نوٹسز دیے ہیں لیکن ہراساں کسی کو نہیں کیا. اب آپ بتائیں کہ اگر اعلیٰ عدلیہ کے خلاف چاہے ججز نہیں چاہتے کہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو مہم ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے یا ان کے کوئی باس پوس ہو، کوئی پکڑا جائے، دیکھا جائے، کیا کیا جائے؟ شہزاد دو چیزیں ہیں. جو وی لاگرز ہیں ان کو آپ جرنلسٹ نہیں کہہ سکتے، اور جو جرنلسٹ ہیں ان پر یہ ذمہ داری
عائد ہوتی ہے کہ وہ بالکل سیلف رسپانسبلٹی اپنے اوپر لاگو کریں. اب اس میں ہوا کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے حق میں کوئی فیصلہ آتا تھا تو یہ وہی لوگ تھے جو عدلیہ کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے تھے. جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر ان کی ٹرولنگ بیشنگ کرتے ہیں. دیکھیے یہ جرنلسٹ نہیں ہیں, یہ وی لاگرز ہیں, یہ کارکن ہیں کسی سیاسی جماعت کے, یہ ان کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں, پرسنل انٹرسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. دیکھیے آپ کو ان کو اداروں کو الگ الگ کرنا ہوگا, جرنلسٹ کو الگ کرنا ہوگا اور وی لاگرز کو الگ کرنا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. ایک چیز یہ بھی تھی کہ اگر کوئی صحافی کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جو مطلب خلاف قانون ہے, خلاف تہذیب ہے, سو اس ادارے کو بھی پابند کیا جائے کہ جی آپ کے ادارے کا صحافی یہ بات کر رہا ہے, تاکہ یہ چیز جو ہے وہ روک لی جائے کم از کم صحافیوں کے. دیکھیں شہزاد, یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں, آپ کو پتہ ہے ایڈیٹوریل چیک کتنا بڑا ہے, ایڈیٹر چیک کیا کرتا تھا. آہستہ آہستہ جب مالکان نے یہ چیک اپنے پاس رکھ لیا, اپنے کسی عزیز کو ایڈیٹر بتا دیا, تو ایڈیٹر کا رول کم ہوتا چلا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں نا, اگر میں کسی ادارے میں کام کروں اور میں اپنا اگر کسی ٹاک شو میں بیٹھ کر بات کرتا ہوں تو ادارہ ذمہ دار ہے, لیکن اگر میں اپنے ٹویٹر پر, فیس بک پر, سوشل میڈیا پر اگر کوئی بات کرتا ہوں تو اس کا ذمہ دار ادارہ نہیں, میں خود ہوں. ان دونوں چیزوں کو الگ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, جو جرنلسٹ اس طرح کرتے ہیں, آپ دیکھیے کہ اگر انہوں نے ٹاک شو میں کوئی کنٹروورشل بات کی ہے, بیشنگ کی ہے, کچھ کیا ہے, تو پیمرا موجود ہے, اخبارات کے لیے آپ کو ادارے موجود ہیں. اور اگر اس نے اپنے سوشل میڈیا پر اس طرح کیا تو پھر اس کا ذمہ دار ادارہ نہیں, وہ خود ہوگا. ان دو چیزوں کو الگ دیکھ کر آپ کو قانون کے مطابق آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم لا اوبیئنگ لوگ ہیں. اگر کسی نے قانون کو وائلیٹ کیا ہے, آپ اس ملک کے قوانین کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کیجئے, اور وہ اس کو اپوز بھی کرے گا, اور اس کے اگر آپ اسے بلاتے ہیں وہ آئے گا بھی. ایک چیز اور کہ اکثر آپ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے اور کمنٹس پڑھتے ہوں گے جو ان ایسے اہم فیصلوں یا اس کے بعد آتے ہیں, تو تنقید بھی کی جا سکتی ہے, قانون اجازت دیتا ہے, آپ کسی فیصلے پہ فیئر کامنٹ کر سکتے ہیں عدالت کے, لیکن یہ جو گندی اور غلیظ گالیاں دینے کا رجحان ہے یہ کیوں ہے؟ آپ تنقید کر کے بھی اپنی دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں, آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, یہ کیوں نہیں ہوتا کہ مطلب یہ چھوٹی سوچ کا یہ ایک وہ ہے عکاس ہے؟ نہیں شہزاد, آپ دیکھیں ہم بھی کسی فیصلے پر تنقید کرتے ہیں, اور تنقید پر آج بھی چیف جسٹس نے کہا کہ تنقید کوئی جرم نہیں ہے, ہاں تضحیق جرم ہے. دیکھیے نا, آپ میری پالیسی سے تنقید کر سکتے ہیں, لیکن میری ذات یا میری فیملی پر اٹیک کریں گے تو یہ تضحیق ہے اور یہ جرم ہے. دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر آپ تنقید کی بجائے تضحیق کرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ ٹرولنگ کرتے ہیں, آپ بیشنگ کرتے ہیں, آپ اس شخص کی فیملی کے بارے میں لکھتے ہیں, جو کہ جرم ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کل کا وہ جو ایک آرٹیکل آیا تھا, پاکستان تحریک انصاف نے کتنی بڑی فنڈنگ کی ہے. اگر پاکستانی روپیز کے مطابق دیکھیں تو ایک کمپنی ہائر کیا, اس کو 75 لاکھ روپے مہینہ پر منتھ, اور ایک کو 25 لاکھ روپے پر منتھ دیے جا رہے ہیں, کہ جو اس وقت ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو پراپیگنڈے کے طور پر پیش کیا جائے, ریاست مخالف ایک پراپیگنڈا کیا جائے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ایک منظم منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے اب اداروں کا کام ہے کہ اس تنقید والے معاملے سے نکل کر ایسے جو ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایسے ایلیمنٹ, ایسے جو منصوبے ہیں ان کو پروب کرے, نہ کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹیز میں جائے. بہت شکریہ انور رضا صاحب آپ کا. سمیرہ گل صاحبہ, اقبال ظفر جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو آخر میں بات کی کہ تنقید اگر مثبت انداز میں کی جائے اور مثبت اس کا پہلو ہو اور اصلاح مقصد ہو تو یقیناً آپ کر سکتے ہیں, اس کی اجازت قانون بھی دیتا ہے. اور جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا کہ ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی تنقید کرتا ہے, اور اگر کوئی مذاق بھی اڑاتا ہے تو اس کا وہ برا نہیں مانتے ہیں, ان کو کوئی اعتراض نہیں. اور صحافیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے اچھا جو ہے یہ گفتگو کی اور اپنے ریمارکس دیے. لیکن اس کے ساتھ جب ہم تضحیق کسی کی کریں, وہ نہ کوئی قانون, نہ کوئی اخلاق, نہ کوئی معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے. یہی فرق ہے کہ اگر آپ نے کسی پر تنقید کرنی ہے اور اگر آپ نے کسی کا مذاق اڑانا ہے, کسی کی پگڑی اچھالنی ہے. تو آج کل جو ہم نے ٹرینڈ دیکھا انفارچونیٹلی وہ ایک خاص مخصوص سیاسی جماعت کے کچھ کارکنوں نے یا ان کے چاہنے والوں نے جو یہ بنا کے جس انداز میں تضحیق کی, وہ یقیناً قابل مذمت ہے. اور جیسے انور رضا صاحب کہہ رہے تھے, یہ اداروں کا کام ہے کہ اس کو کس طریقے سے قانون کے مطابق دیکھتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.